स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का परिचय और महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग और उनकी पत्रिका सरस्वती। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेष रूप से भारतीय जनमानस में स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना और नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर हमारे सामने आए। तो 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में जनमानस के व्यवहार में ब्रज भाषा का आकर्षण भी लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। तो इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके इस युग का नामकरण है वह द्विवेदी युग रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के पुरोधा कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कान्यकुब्ज, अबला विलाप आदि हैं। इन्हीं के युग के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रसकलश। और इस युग के महत्वपूर्ण कवि कहलाए गए हैं, जो राष्ट्र कवि कहलाते हैं, मैथिली शरण गुप्त। उनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित रचना है मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। श्रीधर पाठक भी इन्हीं के युग के कवि हैं। उनकी रचना है कश्मीर सुषमा। इस प्रकार इन रचनाओं को उस समय की जो कविताएं हुआ करती थी, उन कविताओं को पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी वो इस प्रकार हैं। हितवाणी जो 1904 में कलकत्ता से संपादित होती थी, उसके संपादक रुद्रदत्त शर्मा हैं। ऐसे ही अभ्युदय 1907 से प्रयाग से साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। तो कर्मयोगी जो 1909 में प्रारंभ हुई थी प्रयाग से, और यह एक मासिक पत्रिका थी। केसरी 1908 में, और इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। मर्यादा जो 1909 में शुरू होकर के प्रयाग से, और इसके संपादक कृष्णकांत मालवीय थे। प्रताप 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और प्रभा 1913 में खंडवा, यह भी मासिक पत्रिका थी, और कालूराम इसके संपादक थे। ऐसे ही साहित्य और संस्कृति की जो प्रमुख पत्रिकाएं उस समय में निकला करती थी वह इस प्रकार हैं। सरस्वती 1900 से काशी से निकलती थी, 1900 से प्रारंभ होकर के, और इसके जो प्रथम संपादक थे वह देवकी नंदन खत्री जी थे। और 1903 में आपको पता ही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादन कार्य को संभाला था। समालोचक 1902 से यह जयपुर से निकलती थी,
और इसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। देवनागर यह 1907 से प्रारंभ हुई थी और ये कलकत्ता से निकलती थी। संपादक इसके उमापति शर्मा थे। हिंदू पत्रिका यह काशी से 1909 में प्रारंभ हुई थी और इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। तो ये सभी मासिक पत्रिकाएं थी जिनमें उस युग के पत्र जो भी साहित्यिक रचनाएं हुआ करती थी, चाहे कविता हो या काव्य, कुछ भी लिखा जाता था, इन पत्रिकाओं के माध्यम से उस युग में प्रकाशित होता था। अब हम पढ़ेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनका व्यक्तित्व और उनका युग किस प्रकार से था। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रख करके किया गया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा और दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी किया करते थे और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे काव्यांग जो विषय हुआ करते थे, उन विषयों को छोड़ करके विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। तो काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव इन्होंने दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। तो द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए उन्होंने अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। तो द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पलवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश किया और करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया। तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह हमेशा सराहनीय रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि हिंदी सरस्वती की जो भूमिका है वह हिंदी नवजागरण कहलाती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो हिंदी नवजागरण और सरस्वती की क्या भूमिका रही है साहित्यिक रचनाओं और साहित्य की और उत्कृष्ट बनाने में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार से साहित्यिक योगदान दिया। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल तो बजा ही दिया था, लेकिन भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेश के प्रति अभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। तो भारतेंदु युग में जहां इनका सूत्रपात हुआ था, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गई। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। तो इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में प्रारंभ हुआ था तथा 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला। तो द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित किया और इस भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में
सरस्वती पत्रिका से उदाहरण देकर इस बात को पुष्ट भी किया है। तो इस प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि। तो यही नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे और उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। तो अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर के काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़ करके नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे ये सब। तो ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। तो द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित है, दिखाई देता है। तो अब जो परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे थे। तो सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पोध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविताएं लिखी। तो अनेक उनके ऐसे ही एक निबंध से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद, कि यदि आपकी कृपा नहीं होती तो तुलसीदास का जो मानस है वह मुझे, उसकी आवाज़ है वो मैं नहीं सुन सकता था और उर्मिला को लेकर के मैं साकेत की रचना नहीं कर सकता था। तो खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी जी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा है। तो बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी, तो द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करते थे, ठीक करते थे, तो सरस्वती में फिर छापा करते थे। तो इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो इस प्रकार सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। तो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है, जो अविस्मरणीय रहेगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि के अंतर्गत उस युग में और इस युग से लेकर के आगे तक जिन्होंने काव्य रचनाएं की, तो इस युग से प्रेरित होकर के, तो उनमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कुछ प्रमुख कवि हैं। उनमें से हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बाबई में हुआ था। 1889 से 1968 तक का इनका समय है। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया था, लेकिन ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे और इन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर का संपादन भी किया। तो इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा था, जो आरंभ में ये क्रांति के दर्शन से प्रभावित हुए थे, किंतु बाद में इनकी आस्था गांधीवादी होती चली गई। तो इनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें कई बार बंदी भी बनाया गया और जेल में जीवन व्यतीत किया।
तो इस प्रकार इनकी जो प्रमुख कविता संग्रह हैं वह हैं हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। तो चतुर्वेदी की रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के प्रति आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। ऐसे ही अगले जो इस धारा के कवि हैं वह हैं सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त 1895 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चीरगांव नामक गांव में, और 1963 में इनका देहावसान हुआ। तो ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। तो इनकी पहली रचना सन 1910 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद सरस्वती में कई रचनाएं छपी। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमंथी, बापू, दैनिकी आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। तो गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था थी, इसलिए इनकी सभी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि गांधीवादी मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो अगले इस धारा के जो कवि हैं वह हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका तो जन्म 1897 को ग्वालियर राज्य के भयाना गांव में हुआ था। तो 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। तो 1917 में हाई स्कूल पास करके कानपुर पहुँचे। तो 1920 में ये गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। तो देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। तो कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप का जो पत्रिकाएं थी उनका संपादन कार्य भी किया। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं सन 1918 से पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, और विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने। कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही अगले जो कवि हैं वो हैं इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी जो अन्य काव्य ग्रंथ हैं वह हैं ऐपलक, रश्मि रेखा, क्वासी तथा हम विश्वाई जन्म के। तो नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्रप्रेम दोनों भावों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति इनके काव्य में दिखाई देती है। अगली जो कवित्री हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा जी का जो जन्म है वह 1905 में प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा जी का देहावसान 1948 में हुआ। तो इनकी जो कविताएं हैं वह त्रिधारा और मुकुल में संकलित हैं। तो भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में राष्ट्र प्रेम की कविताएं रखी जा सकती हैं। तो इन्होंने असहयोग या आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपना विषय बनाया कविता का। तो इनकी झांसी की रानी कविता तो सामान्य जनता में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे कविताएं आती हैं जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पारिवारिक जीवन से प्राप्त हुई। तो ऐसी कविताओं में कुछ तो पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है, तो और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। अगले जो कवि हैं वह है रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1881 में और देहावसान 1960 में हुआ था। तो देशभक्ति परक कविताओं के अतिरिक्त पथिक और स्वप्न शीर्षक खंड काव्यों में काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया। और मानसी 1927 में इनकी काव्य रचना आई थी। अगले जो इस धारा के कवि हैं वह हैं उदय शंकर भट्ट। 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनका देहावसान। इनके आख्यान काव्य तक्षशिला 1929 की गणना भी प्रस्तुत काव्य धारा के अंतर्गत की जा सकती है। तो भारत की सांस्कृतिक गुणगाथा की अभिव्यक्ति इस रचना के अंतर्गत की गई है। अगले जो कवि हैं वह हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जिनका जन्म 1907 में हुआ और 1986 में देहावसान। तो इनके जीवन संगीत में भारत के सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना और
बलिदान की भावना को व्यक्त करने वाली कविताएं संकलित हैं। तो इनकी रचना 1922 से 1936 के मध्य आई थी। अगले कवि हैं दिनकर। तो दिनकर कृत रेणुका 1935 भी इसी शैली की कविता संग्रह के अंतर्गत आती हैं। तो रूढ़ी, विद्रोह, नवयुग की स्फूर्ति और ओजस्विता की दृष्टि से इनकी कविताएं अप्रतिम हैं। अगले प्रमुख कवि हैं केदारनाथ मिश्र। तो केदारनाथ मिश्र प्रभात की ज्वाला जो 1921 में आई आदि उल्लेखित हैं। तो इस प्रकार से उस युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य चेतना को गतिमान करने में इन कृतियों का अविस्मरणीय योगदान है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा वह एक सृजक के रूप में इतना नहीं था कि जितना कि विचारक और दिशा निर्देशक या चिंतक नियामक के रूप में था। तो उनकी प्रेरणा से ही हिंदी के ऐसे बहुत सारे कवि थे जो उनके आदर्शों को मानते थे, उनकी विचारधाराओं को मानते थे और उनका अनुसरण करके अपनी रचनाओं में उनको पल्लवित करते थे। तो इन कवियों ने एक और तो नई काव्य धारा का श्रीगणेश किया और भारतेंदुकालीन जो समस्या पूर्ति, रीति निरूपण आदि से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। तो भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव हमेशा स्मरणीय रहेगा, याद रहेगा। ऐसे ही सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया है। तो इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए, भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान रहा है।